नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइकी। होम मिनिस्ट्री ने नागालैंड को फिर से डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है। तो इस बार फिर से 6 मंथ और आफ्सपा एक्ट को एक्सटेंड किया जाएगा और वहां पर फिर से आर्मी रूल करेगी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कितना लंबा समय हो चुका है कि नागालैंड में अभी तक भी आर्मी रूल करती है और इसका क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppersaiki.com से ले सकते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर्स नागालैंड एट डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ अंडर आफ्सपा। तो आप एक और आर्टिकल देखिए द हिंदू का, मगर ये जुलाई 2020 का है। तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि नागालैंड को एक डिस्टर्ब्ड एरिया, तब भी उन्होंने आफ्सपा एक्ट लगाया था कि वहां पर अभी तक आर्मी रूल कर रही है। तो अगर हम देखें तो एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया या एक स्टेट को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने की पावर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास है, यानी कि वो देश के किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करे, वहां पर आफ्सपा या आर्म्ड एक्ट स्पेशल पावर एक्ट 1958 इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मगर ये हर किसी के लिए नहीं होता, ये एक कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जहां पर इस आफ्सपा एक्ट को एक्टिव किया जाता है। तो रिसेंटली ही देखे तो हमें इन नागालैंड में फिर से एक्ट किया गया है। मगर अगर हम करंट सिनारियो देखें तो इससे पहले 30 जून को डिस्टर्ब्ड एरिया नागालैंड में घोषित किया गया था। मगर यह आज से नहीं, या पिछले 6 महीनों से नहीं, बल्कि साल से नहीं, यहाँ पर तकरीबन 60 साल हो चुके हैं कि वहाँ पर आर्मी का ही रूल है अंडर दी आफ्सपा एक्ट। मगर इस आर्मी रूल से पहले, यानी कि 1 साल से पहले भी स्टेट गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट और नागालैंड की नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल, उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, मगर उसके बावजूद भी इस एक्ट को वहां से रिमूव नहीं किया गया। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो 1960 में इस आर्मी रूल को एक्टिव किया गया था इन दी नागालैंड। मगर नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित क्यों किया गया था और हर बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे घोषित क्यों करती है? तो अगर हम करंट सिनारियो देखें नागालैंड का, तो अभी वहां पर काफ़ी किलिंग हो रही, मसैकर हो रही है, जहाँ एक्सटॉर्शन एंड लूट, काफ़ी चोरी भी होती है इन दी स्टेट, स्टेट के कुछ पार्ट में। नागालैंड के जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल, यानी कि जो वहाँ के एक ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, जो कि नागालैंड को एक ऑटोनोमस रीजन के रूप में अपना प्रस्ताव रखते हैं, उनके साथ काफ़ी 18 साल हो चुके हैं उनके साथ नेगोशिएशन करते, मगर उसका कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकला। मगर जो ये नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल है, वह हर बार डिमांड करती है कि वह अपना अलग से उनका झंडा हो, फ्लैग हो, और साथ ही उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हो। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इस डिमांड को एग्री नहीं करती। तो इसी इंसर्जेंसी के कारण इस रीजन को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है और फिर से आर्मी एक्ट लगा दिया जाता है। मगर डिस्टर्ब एरिया देखे तो ये एक डिक्लेयर किया जाता है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ आफ्सा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्ड एक्ट के अधीन। इस एक्ट के अधीन जो स्टेट जो एक रीजन होता है, वहां पर आर्मी अपनी जो पावर है उसको एक सिविल पर्पस के लिए यूज़ करती है, और जहाँ उनके साथ जो स्टेट में कोई गवर्नमेंट हो, जहाँ म्यूनिसिपल लेवल पर कोई गवर्नमेंट हो, उनके साथ काफ़ी मदद करती है, उनके साथ अपनी पावर भी शेयर करती है। इंडिया में किसके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर करता है, जहाँ उसकी वह एक अप्रूवल सेंड करता है? तो अगर हम किसी भी स्टेट में देखें तो स्टेट लेवल पे देखें तो जो स्टेट का गवर्नर होता है उसके पास भी पावर होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के पास भी पावर होती है कि वह किसी भी पार्ट या किसी रीजन को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। अगर एक बार किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है तो उसमें कम से कम 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए आफ्सपा एक्ट लगता है, और उस साथ ही जो डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976, उसके अंदर उसे डिस्टर्ब्ड कैटेगरी में ऐड किया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी किसी भी सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होम मिनिस्ट्री को, वह होम मिनिस्ट्री खुद से ही ऐसा निर्णय ले सकती है कि इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करना होता है। तो अब हम आर्मी का आफ्सपा एक्ट देखिए, आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट पावर एक्ट 1958, ये एक इंडियन पार्लियामेंट द्वारा एक्ट रिप्रेजेंट किया गया था।
इसे मेनली यूज़ करते हैं टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1976। अगर एक बार किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित किया जाता है तो वहाँ पर कम से कम 3 मंथ के लिए आफ्सपा एक्ट लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के लिए। अगर 6 मंथ पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद होम मिनिस्ट्री फिर से एक ऑर्डर जारी करती है और फिर से 6 मंथ के लिए इसे एक्सटेंड किया जाता है। और रिसेंटली ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी और भी स्टेप्स लिए हैं इस रीजन को डेवलपमेंट के लिए, और इसमें जो माइग्रेशन होती है उसमें भी। रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश ने एक बाउंड्री एग्रीमेंट भी साइन किया था और ब्लॉकेड इन म्यांमार ब्रू रैंग रिफ्यूजी सेटलमेंट भी की थी और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इलेक्शंस भी किए थे। मगर अभी तक अगर हम देखें तो 60 साल हो चुके हैं नागालैंड में आर्मी का रूल रहता है, पर अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी कि अगर हम उस स्टेट को डेवलपमेंट चाहते हैं, जहाँ उस नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट चाहते हैं। तो अगर हम नागालैंड के साथ मिज़ोरम, मणिपुर या असम देखें तो उनमें से सबसे ज़्यादा मणिपुर में काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जो कि रेड जोन में आता है मणिपुर सारा कंप्लीटली। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ समय के लिए जहां हमें शांति कायम रखनी पड़ेगी और इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्रॉपरली बाकी जो सेंट्रल इंडिया है उसके साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, कि जिससे जो टूरिज्म सेक्टर है इस एरिया में और भी प्रमोट हो और जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है इस स्टेप के कारण। सो ये एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।